नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। न्यूक्लियर बम दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक हैं और इनके इम्पैक्ट को समझना बेहद जरूरी है ताकि हम इनसे होने वाले नुकसान को समझ सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूक्लियर ब्लास्ट कैसे होता है, इसका एनवायरनमेंट और लोगों पर क्या असर होता है और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इस मुश्किल टॉपिक को हम बहुत आसान और दिलचस्प तरीके से समझाने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मुख्य रूप से दो प्रकार के न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम। एटॉमिक बम, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, न्यूक्लियर फिशन से काम करते हैं और 15 से 20 किलोटन टीएनटी के बराबर एनर्जी छोड़ते हैं। यह एनर्जी इतनी होती है जितनी कि सूरज के अंदर, जिससे एक बहुत बड़ा विनाशकारी आग का गोला बनता है। हाइड्रोजन बम इससे भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं क्योंकि ये फिशन और फ्यूजन दोनों का इस्तेमाल करके एनर्जी उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि बम से कई गुना ज्यादा विनाशकारी और खतरनाक होते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के ग्राउंड जीरो पर होना जानलेवा होता है। उदाहरण के लिए एक 10 किलोटन बम जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों के समान होता है, लगभग 2 मील के दायरे में 50% लोगों को तुरंत मार सकता है। इस भयानक विनाश का कारण आग, रेडिएशन और गंभीर चोटें होती हैं। विस्फोट से पैदा हुआ प्रेशर, इमारतों का गिरना और उड़ता हुआ मलबा सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। विस्फोट के आधे मील के अंदर लगभग सभी इमारतें पूरी तरह से नष्ट या बुरी तरह डैमेज हो जाती हैं। परमाणु बम कैसे काम करता है? न्यूक्लियर बम को समझने से पहले हमें परमाणु या एटम की बुनियादी जानकारी से शुरुआत करनी होगी। हर एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, होते हैं। इलेक्ट्रॉन, जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। एटम और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, जिससे एटम का कुल चार्ज न्यूट्रल रहता है। उदाहरण के लिए एक कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसे बैलेंस्ड रखते हैं। यही एटॉमिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स में होने वाले रिएक्शन को समझने की कुंजी है। न्यूक्लियर बम उस एनर्जी को छोड़ते हैं जो एटम के न्यूक्लियस को एक साथ बांधे रखती है। इस एनर्जी को निकालने के दो मुख्य तरीके हैं। न्यूक्लियर फिशन, यह तब होता है जब एक एटम का न्यूक्लियस 2 छोटे हिस्सों में बंट जाता है, जिससे बहुत अधिक एनर्जी निकलती है। यह प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्टरों और बमों दोनों में यूज की जाती है। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 एटम से टकराता है तो उसका न्यूक्लियस टूटकर 2 छोटे एटॉम्स में बंट जाता है और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन छोड़ता है। ये नए न्यूट्रॉन फिशन को और बढ़ाते हैं, जिससे एक चेन रिएक्शन होता है। छोटे एटॉम्स जब स्टेबलाइज होते हैं तो वे भी रेडिएशंस छोड़ते हैं। आसान शब्दों में, न्यूट्रॉन फिशन शुरू करता है, जिससे U235 एटम टूटता है और एनर्जी, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और गैम्मा रेस निकलती हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन वैसा है जो सूरज को एनर्जी देता है। फ्यूजन में 2 छोटे एटॉम्स मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं, जिससे फिशन की तुलना में ज्यादा एनर्जी निकलती है। फ्यूजन एक साफ सुथरी एनर्जी का सोर्स है, लेकिन इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। यह दोनों प्रोसेसेस यह दिखाती हैं कि एटॉम्स के अंदर कितनी विशाल शक्ति छिपी हुई है और साइंटिस्ट्स अभी भी इसकी पूरी क्षमता को खोज रहे हैं। फिशन बॉम्ब डिजाइन। फिशन बम में फ्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में रखा जाता है, जिन्हें सबक्रिटिकल मासेस कहते हैं, ताकि कोई अचानक विस्फोट न हो। ये टुकड़े बहुत छोटे होते हैं, जिससे चेन रिएक्शन नहीं हो सकता। एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए 3 न्यूट्रॉन्स की जरूरत होती है। न्यूट्रॉन जनरेटर इस प्रोसेस में मदद करता है, जो पोलोनियम और बेरिलियम का इस्तेमाल करता है। जब बम का कोर कंप्रेस्ड होता है तो न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं, जो चेन रिएक्शन को शुरू करता है। इस प्रोसेस को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए यूरेनियम 238 का टेम्पर जोड़ा जाता है। यह टेम्पर न्यूट्रॉन्स को वापस कोर में रिफ्लेक्ट करता है, जिससे एक्सप्लोजन बहुत खतरनाक हो जाता है। यूरेनियम का इस्तेमाल करने वाले बमों में गन मेथड का यूज किया जाता है। सोचिए, 2 यूरेनियम के टुकड़े हैं, एक बुलेट और एक गोला। जब बम को ट्रिगर किया जाता है तो एक्सप्लोसिव बुलेट को गोले में धकेलते हैं, जिससे चेन रिएक्शन और एक शक्तिशाली विस्फोट होता है। हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय बम में यह तरीका इस्तेमाल किया गया था। वहीं फैट मैन बम जो नागासाकी पर गिराया गया,
उसमें एक्सप्लोसिव्स कोर को कॉम्प्रेस करते हैं, जिससे वह सुपरक्रिटिकल बनता है और एक बड़ा विस्फोट होता है। इस तरीके को इम्प्लोजन कहा जाता है। यह डिजाइन करने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। फ्यूजन बॉम्ब्स बम जैसे कि हिरोशिमा में इस्तेमाल किए गए थे, बहुत ताकतवर थे लेकिन उतने एफिशिएंट नहीं थे। साइंटिस्ट्स ने जल्दी ही सोचा कि क्या फ्यूजन, जो कि इसकी अपोजिट प्रोसेस है, ज्यादा बेहतर हो सकती है। फ्यूजन तब होता है जब दो एटॉम्स के न्यूक्लियस एक भारी एटम में मिल जाते हैं। जब हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को बेहद ज्यादा टेम्परेचर्स पर गर्म किया जाता है, तो वे एक साथ मिलकर एकजुट होते हैं और बहुत सारी एनर्जी छोड़ते हैं। ऐसे हथियार जो इस फ्यूजन प्रोसेस का उपयोग करते हैं, उन्हें फ्यूजन बम, थर्मोन्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम कहा जाता है। फ्यूजन बम फिशन बम से ज्यादा शक्तिशाली और एफिशिएंट होते हैं, जिससे बहुत बड़े विस्फोट होते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब डिलीवरी। न्यूक्लियर बम बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसे अपने टारगेट पर पहुंचाना और सफलतापूर्वक धमाका करना और भी बड़ा चुनौती वाला काम है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पर हमलों के दौरान बम प्लेन्स से गिराए गए थे। यह तरीका अभी भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मॉडर्न टेक्निक्स ने न्यूक्लियर वेपन्स को पहुंचाने के और भी तरीके प्रदान किए हैं। वॉरहेड अब छोटे हो गए हैं और कई देशों ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का उपयोग शुरू कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइलें अक्सर जमीन पर साइलो से या सबमरीन से लॉन्च की जाती हैं। ये मिसाइलें पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर जाती हैं, लंबी दूरी तय करती हैं और फिर अपने लक्ष्यों पर हमला करने के लिए फिर से एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती हैं। दूसरी ओर क्रूज मिसाइलें छोटी रेंज की होती हैं, लेकिन इन्हें डिटेक्ट करना और रोकना मुश्किल होता है। इन्हें प्लेन्स, ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स या नेवल शिप्स से लॉन्च किया जा सकता है। हर प्रकार की मिसाइल के अपने फायदे हैं, लेकिन टारगेट पर पहुंचने और डिलीवरी करने में सभी महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं। रेडियोएक्टिव बचे हुए पदार्थ से कैसे बचें? अमेरिका की सरकार की वेबसाइट ready.gov कहती है कि अगर आपको कोई चेतावनी मिले, चाहे वह ऑफिशियल अलर्ट्स हो या पास में किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की चमक देखना, तो तुरंत एक बेसमेंट या बड़ी बिल्डिंग के बीच में चले जाएं। कम से कम 24 घंटे तक शेल्टर में रहना बहुत जरूरी है, ताकि खतरनाक रेडियोएक्टिव से बचा जा सके। न्यूक्लियर पावर एक साफ, रिलायबल एनर्जी प्रदान कर सकता है, जो हमें फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करने में मदद करता है और हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों के एमिशंस को घटाता है। न्यूक्लियर बम को गलत इस्तेमाल करने के बजाय चलो न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग डेवलपमेंट और एनवायरनमेंटल प्रिजर्वेशन में करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स देना न भूलें।